सलामकुम। वेलकम टू डिस्कशन फोरम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सबको पता है, टास्क 9 पे हमारी प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो चुकी हैं। हमारा आज का टॉपिक है करंट माइंडसेट ऑफ मुस्लिम्स रिगार्डिंग पॉलिटिक्स। और हमारे साथ हैं कम्युनिटी 23 के ग्रुप 6 से हाजिब बिन नईम। अस्सलाम वालेकुम हाजिब। जी वालेकुम अस्सलाम। हाजिब प्लीज़ अपनी स्क्रीन शेयर करके प्रेजेंटेशन स्टार्ट करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे एंड आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट यू गाइस फॉर टेकिंग आवर टाइम एंड जॉइनिंग दिस डिस्कशन फोरम। आज का हमारा टॉपिक करंट माइंडसेट ऑफ मुस्लिम्स रिगार्डिंग पॉलिटिक्स पे है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वील बी लुकिंग एट व्हाट इज पॉलिटिक्स, देन उसका इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिक्स, एंड देयर आर सम एग्जांपल्स फ्रॉम द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड सहाबा करام रदियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइंस लाइफ। उससे एंड देन करंट अंडरस्टैंडिंग अमंग मुस्लिम से कंपेयर करेंगे, एंड देन वील बी लुकिंग एट द रीजंस why Muslims are behind in political thinking, and then we'll be looking at the tampering definitions, which is going to connect to the reasons, and then at the end we'll be looking at the solution, and at very last we'll do a quick Q&A. So basically, what is politics? What is the thing that a person thinks कि politics क्या है? पॉलिटिक्स इज बेसिकली इट इज ऑल अराउंड अस, हमारे बिल्कुल इर्द गिर्द है। ठीक है, इट इन्फ्लुएंसेस पॉलिसीज, लॉ एंड डिसीजन मेकिंग इन द सोसाइटी। The exact definition you can all see is politics is the process of decision making in governance involving power, authority, and policy making. Politics is basically how decisions are made using power, authority, and rules. अब इसका सोसाइटी के अंदर रोल क्या होता है एंड सोसाइटी में किस तरह काम करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, गवर्नेंस एंड लॉ। बेसिकली गवर्नेंस एंड लॉ के अंदर जो पॉलिटिक्स है, इट हेल्प्स टू क्रिएट लॉज एंड टू मेंटेन ऑर्डर। देन रिसोर्स एलोकेशन के अंदर पॉलिटिक्स डिसाइड्स हाउ रिसोर्सेज, फॉर एग्जांपल मनी एंड सर्विसेज, how are they going to be distributed. Then comes the public welfare. Politics help shape policies which are made to improve people's life, yani societal well-being. Then comes resolution, which is basically ke politics help solve disputes and keep peace, maintain peace, as we say it. Then there are some core elements: power and authority. पॉलिटिक्स बेसिकली डिसाइड करती है कि किसके पास कंट्रोल होगा, किसके पास पावर होगी इन गवर्नेंस। एंड देन कम्स गवर्नमेंट एंड लॉ। पॉलिटिक्स इधर भी डिसाइड करेगी, इट मेक्स इंस्टीट्यूशंस व्हिच enforces लॉ। एंड देन देयर इज आइडियोलॉजी एंड पॉलिसी, प्रिंसिपल्स guiding political actions, yani in like simpler words, different political ideas shape the decision leaders make. Then there is public participation, citizen involvement in democracy. Democracy is just a type we are going to see in politics, and in that, there is public participation, which I guess we all are aware of. Moving onwards to the Islamic concept of politics, what Allah Azza wa Jalla and Rasulullah has told us about politics. So basically, adherence to Allah's law is the core belief of politics in Islam. Islamic governance requires unwavering commitment to Allah's laws without compromise. एक इंसान जब इस्लामिक पॉलिटिक्स को पढ़ता है तो उसको ये बात वाज़ेह हो जाती है कि जो अल्लाह अज़्ज़ा व जल के लॉज हैं और जो हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं, विच आर इवन मेंशन इन द कुरान, इन द सुन्ना, एवरीवेयर, उनका ये है कि
जो अल्लाह के लॉज हैं उन पे कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, जो भी अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल हमें बताती हैं। दैट इज द कोर बिलीफ ऑफ व्हाट इज पॉलिटिक्स इन इस्लाम। Then there is this opposition to injustice. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस कि रसूलुल्लाह ने कहा कि जो अल्लाह अज़्ज़ व जल और आखिरत के दिन पर यकीन रखता है वो बुराई जब भी देखे अपने हाथ से रोकने की कोशिश करे। अगर नहीं रोक सकता तो अपनी जुबान से रोके, और अगर नहीं रोक सकता तो उसे अपने एटलीस्ट दिल में बुरा माने, एंड दैट इज द वीकेस्ट ऑफ फेथ। तो वही बात यहाँ पे की गई है कि बिलीवर्स मस्ट एक्टिवली प्रिवेंट इविल विद देयर हैंड्स, स्पीक अगेंस्ट इट और रिजेक्ट इट इन देयर हार्ट्स इफ अनएबल टू डू मोर। देन दीज टू इन रिटर्न सेलेक्ट द लीडर्स। अब जो लीडर्स होते हैं दे मस्ट मीट द इस्लामिक क्राइटेरिया दैट वी हैव नोन फ्रॉम द सहाबास। अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन, उमर रदियल्लाहु ताला अन, उस्मान रदियल्लाहु ताला अन, and Ali radiallahu ta'ala an. We have known the standards from them, and the leaders we just choose should उसके पैरामीटर के ऊपर वो पूरे आने चाहिए which have been set by the previous khalifas. Moving onwards to the examples from Prophet sallallahu alaihi wasallam's life, Treaty of Hudaybiyah. अब जब ट्रीटी ऑफ हुदैबिया साइन की गई उस वक्त काफ़ी मुसलमानों ने रसूलुल्लाह को क्वेश्चन किया, एंड इवन प्रोमिनेंट सहाबाज लाइक उमर इब्न खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु आस्क्ड द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के या रसूलुल्लाह हम घाटे का सौदा कर रहे हैं। बट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो देख रहे थे जो कि और कोई नहीं देख रहा था। रसूलुल्लाह बेसिकली प्रायोरिटाइज नेगोशिएशन ओवर वॉर, एंड ही वाज एबल टू सिक्योर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स फॉर मुस्लिम्स। The treaty acknowledged Muslims as a distinct political entity and strengthened their position in Arabia. The 10-year truce allowed Muslims to spread Islam rapidly without military conflict, leading to many influential conversions, जिसमें से अमर बिन अल-आस रदियल्लाहु ताला अन्हु और खालिद बिन अल-वलीद रदियल्लाहु ताला अन्हु भी हैं। एंड बिफोर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का, जब कुरैश ने ट्रीटी को वायलेट कर दिया था, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड ए प्रॉपर रीजन टू पीसफुली कॉन्कर मदीना, sorry, Makkah, in 630 CE. Then there comes the example from Badr, that by occupying the wells at Badr, the Prophet sallallahu alaihi wasallam denied the Quraysh access to water, gaining a crucial advantage. बेसिकली बिफोर द वॉर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बदर के वेल्स थे उनका कंट्रोल अपने पास कर लिया था, मुसलमानों को उसके गिर्द भेज दिया था कि जब कुरैश उधर आए तो they weren't able to get any water. Controlling the water sources undermined the Quraysh morale, putting them in a weakened position before the battle. This move highlighted the Prophet ﷺ's skill in political strategy, using the environment to his advantage. Only if we look at this example, not looking at the life of the Prophet ﷺ, हमें सिर्फ ये बात पता चल जाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम used to think in a political manner. Even to his environment, वो यही सोचते थे कि how can I use my environment to my advantage एक जंग के मौके के ऊपर। Moving onwards to the examples from the Sahaba's life, अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु जब खलीफा बने तो उसामा बिन जैद रदी अल्लाह ताला अन्हु वाज ऑलरेडी उनको रसूलुल्लाह ने कह दिया था कि आपने बिजेंटीन से लड़ने चले जाना है। बट बिकॉज ऑफ द अपोस्टेसी मूवमेंट एंड जो ट्राइब्स थे जिन्होंने ज़कात देने से मना कर दिया था, उनकी वजह से देयर वर सम प्रोमिनेंट सहाबाज जिन्होंने अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को कहा था कि या अमीरुल मोमिनीन आप उसामा को अभी ना भेजें, एंड देयर वर सम आल्सो सेइंग्स कि उसामा भी बहुत यंग हैं तो आप उसामा को चेंज कर दें। हेयर अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपना स्टैंस लिया और उन्होंने कहा कि the thing that Allah Azza wa Jal and the thing that Rasulullah said is more dearer to me than anything. So Abu Bakr radiallahu ta'ala dispatched Osama bin Zayd's army to fulfill the Prophet sallallahu alaihi wasallam's plan against the Byzantines. Despite opposition due to internal threats in Medina, his instance reinforced leadership, continuity, and strength. Then there comes the Rida Wars, when several tribes refused to pay zakat or followed false prophets. इधर ये हुआ था कि देयर वर टू सिचुएशंस, वन के इस्लाम लोग छोड़ रहे थे, एंड देयर वर सम हु वर रिफ्यूजिंग टू पे ज़कात।
देर अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु अगेन उन्होंने एक स्टैंस लिया और उन्होंने कहा कि यू कांट रिजेक्ट अपार्ट फ्रॉम इस्लाम। रसूलुल्लाह की एक प्रॉपर हदीस भी है कि अगर इस्लाम में पूरा आना है तो इस्लाम में आना है तो पूरा आओ। तो अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु की एक मशहूर कोट है कि जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर ऊंट जिनसे ऊंट जो रस्सी जिस रस्सी से तुम लोग अपने ऊंट बांधते हो, अगर उसकी ज़कात भी तुम लोग ना दो तो मेरा हक बनता है कि मैं तुम लोगों से जंग करूं। Therefore, Abu Bakr radiallahu ta'ala an fought with them and he reunited the Arabian Peninsula. Moving onwards to the second Khalifa, Umar ibn Khattab radiallahu ta'ala an. Umar radiallahu ta'ala an की पूरी जो खिलाफत है, that is filled with politics and how just this just shows that how great of a leader he was. Umar radiallahu ta'ala an let non-Muslims retain their lands under Islamic rule instead of redistributing them, ensuring economic stability. अब जब जो इलाके मुसलमान जहाँ पे इस्लाम नहीं फैला हुआ था, जब वो फतह हो रहे थे, तो उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु ने नॉन मुस्लिम्स को वो जगह वहाँ पे रहने दिया, अपने घरों के अंदर रहने दिया, रादर देन उनको कहीं और भेजने के या कोई उनकी जगह रीडिस्ट्रीब्यूट करने के। दिस मेड श्योर दैट economic stability was still there in the Islamic system. Umar radiallahu ta'ala an dismissed Khalid bin Walid radiallahu ta'ala an to emphasize that victory comes from Allah, preventing over-reliance on a single leader. There were some people who were saying कि Khalid bin Walid की वजह से ही मुसलमान जंगें जीती जा रहे हैं। तो उमर इब्न खत्ताब ने क्या किया कि खालिद बिन वलीद को कमांडर की जगह नीचे वाली पोजीशन पे रख दिया एंड अबू उबैदा बिन अल जर्रा को कमांडर की पोजीशन पे रख दिया एंड दे स्टिल वॉन। This showed that the victory only comes from Allah and a man is not capable of winning anything except for that Allah has willed. Then there comes this in detail study that we have given here bin Imam Hussain radiallahu ta'ala an के जो भी उनका यजीद के साथ मामला था that we have told here and इधर से हमें एक्चुअल में एसेंस पता चलेगा कि what on an individual level पॉलिटिक्स हमारे इंडिविजुअल लेवल पे क्या है। सो इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु बेसिकली उन्होंने हक का साथ दिया एंड उन्होंने बातिल को अपोज किया इवन एट द कॉस्ट ऑफ हिज ओन लाइफ। ही डिडंट इवन केयर फॉर हिज ओन लाइफ, ही रादर केयर दैट द जो बातिल है वो मिट जाए। He demonstrated that truth and justice are more valuable than life itself. कि हक के साथ खड़े होना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इवन अगर उसमें जान भी जा रही है। देन देयर कम्स मॉरल करेज। हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु highlighted the importance of standing for what is right regardless of the odds. Hussain radiallahu ta'ala anh didn't had anyone but his family, but he stood against the wrong and stood with the right regardless of the odds. उनको नहीं परवाह थी कि उनके साथ कोई है या नहीं है। He had to stand against what is wrong. Then there comes unity and leadership. His leadership inspired generations across cultures and religions. He showed the people, he showed the Muslim Ummah, he showed the generations to come कि आपने हक का साथ हर हाल में देना है, चाहे वो आपके फेवर में उस वक्त हालात या आपके अगेंस्ट हालात हैं। यू स्टिल हैव टू स्टैंड विद व्हाट इज राइट, दैट इज द थिंग। देन देयर कम्स द करंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिक्स अमंग मुस्लिम्स। आजकल के मुसलमान पॉलिटिक्स के बारे में क्या सोचते हैं। अब मेनी मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज जो हैं दे रिलाई ऑन वेस्टर्न और मैन मेड लॉज, secular legal systems के ऊपर they rely on that, which is of course contradict to Islamic values and they are not in accordance to Islam. इस्लाम ने जो कवानीन जो असूल बता दिए हैं उनके बजाय the Muslim majority countries they prefer the secular or the Western policies. Then there is fear of speaking against oppression. जो आजकल के मुसलमान हैं या पॉलिटिकल लीडर्स भी हैं
they often remain silent in the face of injustice. कि of course ही बात है कि there is डर, there is of course fear of persecution, loss of status और societal backlash. उनको डर है कि उनके साथ ज्यादती की जाएगी, उनका जो भी मकाम सोसाइटी इन द स्टेटस है वो लॉस हो जाएगा, या इवन अगर वो एक चीज़ जो पूरी सोसाइटी में सही मानी जाती है अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लॉस के मुताबिक वो नहीं है, अगर वो उसको गलत कहती हैं, देन दे हैव टू फेस द accusations from their society. So they have this fear in them. Whereas जो अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने कहा है कि बुराई को हाथ से रोकना है, वही वाली बात है इमाम हुसैन की कि whether the odds are in your favor or they are against you, you still have to stand with the truth. Here comes prioritization of power over moral integrity. आजकल के जो leaders हैं, they basically focus on maintaining their own authority, their own wealth and their own influence, rather than upholding justice, accountability and moral responsibility. अब जब हम सिर्फ एक खलीफा को देख लेते हैं, we have numerous examples, but let's like look at the example of Umar ibn Khattab. We all are aware कि उनके वक्त उनकी खिलाफत के अंदर क्या सारा मामला था, and we can't even compare him with today's leaders because we have different priorities, and of course the Sahabas had different priorities. What are the basic reasons behind the shift in Muslim political thinking? क्या ऐसी शिफ्ट आई कि हम उमर इब्न खत्ताब के दौर से आज के दौर में आ गए? So basically there is one colonial legacy. जब यूरोपियन कॉलोनिज्म हुआ तब जो इस्लामिक गवर्नेंस थी दैट गॉट डिसमेंटल्ड, और जो भी इस्लामिक स्ट्रक्चर्स थे जो कि लास्टली ऑटोमन्स ने बनाए हुए थे, दे गॉट डिस्ट्रॉयड. देन देयर केम वेस्टर्न इन्फ्लुएंस्ड पॉलिसीज एंड उनकी अडॉप्टेशन जो हुई दैट डिस्ट्रॉयड द मुस्लिम पॉलिटिकल थिंकिंग. एंड because Western influenced policies that created a distance from that creating a different that created a difference between Muslims from their political and religious heritage. Then there is weakness of Islamic leadership. After the fall of Caliphate, the absence of strong, unified Islamic leadership created political fragmentation. After Caliphate, there was no strong, unified Islamic leadership. Just say, of course, ये बात है political gap आ गया. And then there are, because of political gap, many leaders start to prioritize their personal power. Again, जो prioritization है, they have different priorities. The Sahaba and we have different priorities. And because of prioritization of personal self, they don't even look at the well-being of the ummah, which further leads to disunity and moral compromises. Then there is globalization and Western influence, जो कि वही है कि जब Western influence आया and Western policies आई, there came many things. Western political models, media, and even education systems. We Muslims who were once the directors of science during the golden age of Islam, we now have to rely upon the educational systems which are of course promoted by the Western media. But this created confusion among Muslims, making them perceive Islamic governance as outdated or impractical in the modern world. Western influence की वजह से जो आजकल के मुसलमान हैं, they just simply think कि जो Islamic governance है, जो कि that the Sharia that has been revealed by Allah Azza wa Jal, that is just outdated and impractical in real life. Moving on to the tampering the definitions of Islamic concepts. जैसे confusion create हुई मुसलमानों के बीच because of Western policies, there came the tampering the definitions of Islamic concepts. जो basic Islamic concepts थे, उनको tamper कर दिया गया. For example, jihad, which was originally a struggle for righteousness and self-improvement, and which is now
misrepresented as terrorism. Sharia, a comprehensive way of life, not just limited to criminal law, but now in today's world, it is depicted as oppressive. Khilafat, misunderstood as a violent political entity instead of a unified leadership for the Muslim Ummah. अब इन सबका सोल्यूशन क्या है? हम सब ने बेतहाशा मसाइल को डिस्कस कर लिया कि व्हाट, हमने कंपैरिजन भी कर लिया कि व्हाट वाज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ सहाबास, व्हाट वाज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ टुडेज मुस्लिम्स, एंड what is basically the solution for this. So at first, we have to return to Islamic roots. We have to study the Quran and Sirah from the political and governance lens. हमें उनके लेंस को पहन के कुरान एंड सीरा को पढ़ना पड़ेगा. We have to see कि what the Prophet sallallahu alaihi wasallam used to do at certain times, and then moving on to the Khalifas, the four rightly guided caliphs. Islamic political ideologies prioritize Islamic principles over Western ideologies in governance. जब आप कुरान और सीरा खुद ही पढ़ेंगे तब आपको ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी कि जो वेस्टर्न आइडियोलॉजीज हैं उनका ज़्यादा नुकसान है rather than benefit, whereas the Islamic ideologies, Islamic principles are far more beneficial than the Western ideology. Then there comes intellectual development. This is a crucial point. We have to build knowledge and critical thinking based on Islamic teaching. We have to see that how the Sahabas radiallahu ta'ala anhum ajmain used to think, how they used to react at certain times. For example, Abu Bakr radiallahu ta'ala anh, जब उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने तलवार उठा ली थी और कह रहे थे कि जिसने कहा कि रसूलुल्लाह इस दुनिया से चले गए मैं उसको कत्ल कर दूंगा. That was a time of grief. Abu Bakr radiallahu ta'ala anh stood up and held the hand of Umar radiallahu ta'ala anh and said that Muhammad sallallahu alaihi wasallam is no more. Whoever used to worship Allah, let him know that he is forever. Then we have self-definition. Do not let external influences define Muslim identity and governance models. A Muslim cannot let anything other than Allah Azza wa Jal's religion, yani Islam, define them. If the external forces, external ideologies are defining you, then you are in an identity crisis, which we need to clear. Then the crucial point that we have to learn from the Prophet sallallahu alaihi wasallam, we have to study his strategical political moves. For example, Treaty of Hudaybiyah and diplomatic letters. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ने एक खास पॉइंट पे जाके throughout Arabia letters भेजे थे, not before that. Not even in Arabia, outer Arabia के अंदर भी. Then study Umar ibn Khattab, analyze his administrative and political strategies for governance, because we know that उन्होंने 22 लाख मरबा मील यानी 2.2 मिलियन स्क्वायर माइल्स के ऊपर हुकूमत की थी. एंड ही हैड सम पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज, वेदर वो सिपा सलार को डायरेक्ट करना था या फिर वो वाली बात जो कि हमने पहले डिस्कस की कि नॉन मुस्लिम्स को उनकी जगह पे रहने देना था. तो वी हैव टू स्टडी उमर इब्न खत्ताब इन utmost detail to see how they used to look the world through Islam and politics and governance. That was the solution, and we are open for questions. थैंक यू हाजिर. अब हम Q&A की तरफ चलेंगे. आप लोग अपना हैंड रेज करके सवाल पूछ सकते हैं. जी काफ. जी अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम. जी जैसे मेरा सवाल ये है, जैसे कि अपन जब बोलते हैं कि इस्लाम की खिलाफत कायम करनी है, तो बस मुझे इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है कि मैं इसको इमेजिन नहीं कर पा रहा, इसकी वो इमेज नहीं बना पा रहा, या फिर मतलब वो एक तरह से मैं इसमें विजन नहीं वो क्रिएट कर पा रहा कि उसमें डेली टू डेली लाइफस्टाइल कैसी होगी. और क्योंकि जब जैसे मैं वर्ड सुनता हूँ कि खिलाफत वाला है, इसको कायम करने से इससे मतलब क्या क्या होगा.
ज़्यादा फ़ायदा मुस्लिम्स को है, मतलब क्या होगा मुस्लिम्स के लिए, नॉन मुस्लिम्स के लिए, और मतलब बाकी और जितनी भी मखलूक़ात है अल्लाह ताला। अच्छा, तो मेरा मैं मेन सवाल ये है कि मुझे इसमें इमेज क्रिएट करने में प्रॉब्लम आ रही, तो मैं क्या सोचूं जब अपन बोलते हैं कि ये एक जगह है, स्पेसिफिक प्लेस जहाँ पे इस्लाम की खिलाफत है। सो दिस इज माय क्वेश्चन टू यू। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आई ट्राई टू एक्सप्लेन जितनी मेरी नॉलेज है। अच्छा, बेसिकली इस्लाम की जो खिलाफत है ना, वी हैव टू फर्स्टली अंडरस्टैंड कि खिलाफत चाहिए क्यों। अगर हम करेंटली एक यूरोपियन सिस्टम के अंदर रह रहे हैं तो उसमें हमें मसला नहीं होना चाहिए, बिकॉज वो हर किसी की वेलबींग के लिए काम करेगा। बट इस्लाम जो है ना, इस्लाम प्रोवाइड सोल्यूशन फॉर एवरीवन, वेदर आप मुसलमान हो, वेदर आप काफिर हो, वेदर आप क्रिश्चियन हो, वेदर आप हिंदू हो, वेदर आप बुद्धिस्ट हो, आप कोई, इस्लाम एक सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम है प्रॉपर, जो कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने कुरान हदीस के थ्रू में बता दिया। अब आपको तब तक खिलाफत समझ नहीं आएगी जब तक आपको ज़रूरत खिलाफत की समझ नहीं आएगी। आपको मैं एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ, खिलाफत बहुत बड़ी चीज़ है। वेदर मैं आपको एक छोटी सी बात एक्सप्लेन करता हूँ, ज़कात जो है। अब जो इंटरेस्ट है वो एक रीज़न की वजह से हराम है, और अल्लाह अज़्ज़ा व जल हमें पता है कि दैट इज़ बेसिकली अल्लाह अज़्ज़ा व जल और उनके रसूल से जंग है। तो बात ये है कि जो इंटरेस्ट है ना, उसका सिस्टम ये होता है कि वो अमीर को अमीर और गरीब को गरीब करी जाता है। वेयर आज जो ज़कात है ना, वो ऐसी है कि वो एक पर्सन को इतना स्टेबल कर देती है कि वो खुद कोई काम कर सके। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह के वक्त के अंदर ना, एक इंसान को इतनी ज़कात दी गई, इतनी ज़कात दी गई कि वो अगले साल खुद ज़कात दे रहा था। बेसिकली ज़कात एक सिस्टम, एक चीज है जो कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने हमें बताई है, ताकि जिससे देयर इज बैलेंस इन द सोसाइटी। हर कोई, वो सिस्टम ना हो कि एक अमीर अमीर होता जाए और एक गरीब गरीब होता जाए। सो जो, जैसे वो है ना, क्या कहते हैं, ज़कात का सिस्टम है, मनी का सिस्टम है, इसी तरह खिलाफत का सिस्टम है। जब उमर इब्न खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु को किसी भी नई जगह पे भेजा करते थे, तो खालिद बिन वलीद उनको 3 ऑप्शन दिया करते थे। उनमें से एक ऑप्शन होती थी कि या तो आप लोग इस्लाम कबूल कर लें और हमारे साथ मिल जाएं, या फिर आपके और हमारे बीच इस्लाम तलवार फैसला करेगी, या फिर आप ज़कात अदा कर दें और हम आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। सो बेसिकली जो खिलाफत है वो कायम करने से पहले उसकी नीड समझनी होगी या उसकी बेसिस समझनी होगी। हमने आज पॉलिटिक्स देखी, हमें कोई मसला नहीं है कि अगर हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, हम अमेरिका में रह रहे हैं, हम यूके में रह रहे हैं, हम किसी भी कंट्री के अंदर रह रहे हैं, तो वो इतना मसला नहीं है हमारे लिए। लेकिन जब आप एक्चुअल में खिलाफत की बेसिस या अल्लाह अज़्ज़ा व जल के दीन को नाफिज करने की बेसिस समझेंगे ना, कि उनकी क्या क्या उनकी की पॉइंट्स हैं, कि वो हमने क्यों कहा, क्यों वो होना चाहिए, तो आपको समझ आ जाएगी कि वो ना सिर्फ मुसलमानों के बेनिफिट, मुसलमान उससे बेनिफिट करेंगे, बल्कि उससे अल्लाह की हर मखलूक बेनिफिट करेगी। उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरी खिलाफत के अंदर अगर एक कुत्ता एक नदी किनारे प्यासा मर जाता है तो उसका हिसाब भी मेरे से होगा। ये बात हमें वाज़ेह हो जाती है इस बात से उमर इब्न खत्ताब की, कि जो खिलाफत या अल्लाह का दीन जब निज़ाम कायम हो जाता है ना, तो वो ना सिर्फ मुसलमानों को फ़ायदा देता है मगर जानवरों को भी देता है। तो अगर अब जानवरों को दे रहा होता है तो फिर पूरी की पूरी इंसानियत को दे रहा होता है। मैं एक और आपको बात बताता हूँ कि उमर इब्न खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु पास एक औरत आई और उन्होंने कहा कि उमर इब्न खत्ताब की आदत थी, ही यूज्ड टू अपना भेस बदल के मदीने की गलियां घुमा करते थे वो, कि अपने लोगों का हाल जान सकें। तो एक औरत रात को ट्रैवल कर रही थी, तो उमर इब्न खत्ताब भेस बदल के मुंह पे कपड़ा डाल के उनके पास गए और उनको कहा कि क्या औरत, तुम्हें रात को इस तरह अकेले जाने से डर नहीं लगता? तो औरत ने फरमाया कि मुझे डर लगने की बात अलग है, या तो या तो उमर इब्न खत्ताब मर गए हैं कि आपकी इतनी जुर्रत हुई है मेरे पास आके सवाल पूछने की, या तो आप ही उमर इब्न खत्ताब हैं। दिस जस्ट शोज कि उमर इब्न खत्ताब के वक्त जब अल्लाह अज़्ज़ा व जल का निज़ाम इंटायरली कायम था, अल्लाह का दीन प्रॉपरली नाफिज था, अल्लाह के कवानीन पे काम हो रहा था, तब ये बात हमें वाज़ेह हो जाती है कि उस वक्त क्या हालात थे। एंड मैं आपको आज, अगर कोई क्राइम एक पकड़ भी लेना, तो हम, मैं आपको एट
लीस्ट दैट अलोन रेप के मैं आपको वो नहीं बता सकता कि कितने केसेस पर डे के होते हैं ओवर अराउंड द वर्ल्ड. So I hope I'm able to answer my question. So next question, please. आपके साथ चैट में फीडबैक फॉर्म शेयर किया गया है, सो काइंडली उसको फिल करके आपकी सजेशंस और फीडबैक्स हमारे तक ज़रूर पहुँचें. लेट्स टेक मदीहा's क्वेश्चन. मदीहा मुमताज़. महदिया मुमताज। हाँ जी, मेरा जी ना महदिया. ये क्वेश्चन हजरत इमाम हुसैन के किरदार में जो इन्होंने एक पॉइंट बताया था, रेजिस्टेंस अगेंस्ट ऑपरेशन, इसको थोड़ा सा वाज़ेह कर दें, मुझे इसकी समझ नहीं आई। जो हजरत मैं इमाम आपको हुसैन। वहां से कह देता हूँ. This was the slide. Resistance against oppression. अब बात ये है कि जब इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु जो थे, उनको जब पता चल गया कि यजीद की बैत करनी है, तो इमाम हुसैन ने साफ कह दिया था कि यजीद, मुझे मसला नहीं है कि तुम मजहब के तमाम पैरामीटर्स के ऊपर पूरे उतरते हो, मगर जो दीन है ना, उसके ऊपर तुम जीरो हो जाते हो. दीन इज बेसिकली द सिस्टम जो कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उतारा है. और वो हमें किस तरह पता है? वो हमें रसूलुल्लाह की हदीस, कुरान, इन सब से वाज़ेह है. एंड इवन द एक्शंस ऑफ द फोर राइटली गाइडेड कैलिफ्स, पहले चार खुलफा राशिदीन जो हैं. अब बात ये है कि इमाम हुसैन यजीद के वक्त पे इतने एक की फिगर थे कि उनकी बैत बहुत पिवटल पॉइंट थी, बिकॉज ही वॉज दी, ऑफ कोर्स एक बात है, वो नवासा रसूल थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उनकी जो बैत थी वो एक पिवटल पॉइंट थी कि वो गलत का साथ दे ही नहीं सकते. बिकॉज अगर वो किसी इंसान को अपॉइंट करते हैं, किसी इंसान को राइट कहते हैं, तो हम भी रसूलुल्लाह के मानने के ऊपर हम भी कहेंगे कि क्योंकि इमाम हुसैन गलत नहीं कह सकते, तो हम भी उनको राइट कहेंगे. तो इमाम हुसैन न्यू के उनके बाद क्या होगा कि अगर उन्होंने यजीद को राइट कह दिया, अब क्योंकि वो यजीद की नेचर और यजीद के वाकयात से बिल्कुल वाजे थे और उसके जुल्म से भी वाकिफ थे, तो इमाम हुसैन ने उसके ऑपरेशन को ना काउंटर करने के लिए उसके अगेंस्ट तो नहीं गए. उसकी इमाम हुसैन ने तो जंग की भी नहीं. इमाम हुसैन मदीना से मक्का चले गए, बैत ना की सिर्फ उन्होंने. अब ऑफ कोर्स ही बात है कि अगर वो बैत कर लेते तो फिर यजीद के पास भी एक पॉइंट आ जाता कि अगर इमाम हुसैन ने कर लिया बैत, तो तुम क्यों नहीं बैत कर. तो दिस वाज द थिंग कि जिसको अपोज किया इमाम हुसैन ने. इमाम हुसैन ने उसको अपना खलीफा नहीं माना यजीद को. जैसे मैंने पहले कहा कि उन्होंने वो उसके खिलाफ खड़े रहे, भला उनकी जान भी इसमें चली गई. एंड ही डिडंट केयर फॉर हिज ओन लाइफ. और यही लेसन हमें इमाम हुसैन से भी मिलता है कि आपने बातिल के खिलाफ खड़े होना है. वो भी जो भी आपके वक्त का बातिल है, जो भी आपके वक्त की बुराई है ना, आपने उसके खिलाफ खड़े होना है. अगर आपकी उसमें जान भी जाती है तो दैट डजेंट इवन मैटर. जान बहुत छोटी सी चीज है, बुराई के खिलाफ खड़े होना ज्यादा बड़ी बात है. दैट इज माई आंसर. आई होप आपका क्वेश्चन मैंने सही तरह आंसर कर दिया होगा. जी, नेक्स्ट क्वेश्चन. इम्तियाज. जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम. अच्छा, मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन इन किया, तो अगर मेरा क्वेश्चन को थोड़ा सा टॉपिक से हट के हो, ओवरऑल जो मैंने परसीव किया वो यही कि हम खिलाफा पे बात कर रहे हैं। अच्छा, मेरा क्वेश्चन जो और है वो ये है कि जब हम खिलाफत की बात करते हैं इन मॉडर्न वर्ल्ड और आज की सोसाइटी में, तो मल्टीपल चीज़ें हैं जिनको कंसीडर करना पड़ेगा खिलाफत को इम्प्लीमेंट करने के को जब हम देखते हैं कि खिलाफत इम्प्लीमेंट कैसे होगी। सबसे पहले तो खिलाफा का जो कॉन्सेप्ट है वो डेमोक्रेसी से एक थोड़ा सा मुख्तलिफ इस तरह से है कि एक सिर्फ सेट ऑफ सर्टन पीपल ही हैं जो कि एक अब लीडर जो है, लीडर ऑफ मुस्लिम उम्मा, उसको चूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम मुझे नज़र आता है वो तो ये है कि हम वो सेट ऑफ सर्टन पीपल्स कैसे लाएंगे।
और दूसरी चीज़ ये है कि खिलाफत जब हम शुरू करेंगे तो वो शुरू होगी कहाँ पे, यानी कि मुस्लिम कंट्रीज़ जो हैं कोई भी यूनाइटेड तो है नहीं। हम अगर बात कर लें, लेट्स सपोज कि हम पाकिस्तान से खिलाफत ले आएंगे, तो पाकिस्तान में वो पोटेंशियल अभी तो नज़र नहीं आता। हम अरब्स की बात कर लें कि अरब जो हैं वो खिलाफत ले आएंगे, तो अरब से तो वैसे ही अब और जिस तरह डॉक्टर इसरार साहब कहते थे कि उनका तो टाइम वैसे ही ओवर हो गया, अब तो वो जो उनको लीडरशिप दी गई थी उसका एंड आ गया। अदरवाइज हमारे पास कोई उस तरह की कोई नेशन नज़र नहीं आती जो कि खिलाफत का पूरा जो कॉन्सेप्ट है उसको इम्प्लीमेंट कर सके। अब लेट्स सपोज हम वो कर भी लेते हैं, सर्टन सेट ऑफ पीपल ले आते हैं, कोई एक हमारे पास बन जाता है, फिर उसमें जो प्रॉब्लम्स आएंगी, यानी कि जिस तरह अभी आप एक जो यूएन के रूल्स हैं उनके अगेंस्ट जाएंगे तो आप पे पाबंदियां लगना शुरू हो जाएंगी, आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे, आपकी इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स बंद हो जाएंगी। ये कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो कि आपको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा मार देंगे, और एक पूरे सिस्टम को रन करने के लिए फाइनेंसिस की ज़रूरत तो पड़ेगी। तो उसका क्या सोल्यूशन होगा कि हम किस तरह से उस चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं? फिर अगेन हमारे पास डेफिनेटली जब हम इतना बड़ा स्टेप लेंगे खिलाफत को कायम करने का, तो उसके लिए हमें एक स्ट्रांग मिलिट्री पावर भी चाहिए। डेफिनेटली प्रॉब्लम्स तो आएंगी, जब हम कहीं पे भी खिलाफत कायम करेंगे तो रेजिस्टेंस आएगी। एक नया सिस्टम हम लॉन्च कर रहे हैं, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर दे रहे हैं बेसिकली, तो वो वर्ल्ड ऑर्डर इतनी जल्दी एक्सेप्ट तो नहीं होगा। तो उसके लिए फिर क्या प्रैक्टिकल स्टेप्स होंगे? तो ओवरऑल इन सारी चीज़ों को कंक्लूड करते हुए यही है कि ये सारे पॉइंट्स वन बाय वन हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, जो आपकी पहली डेमोक्रेसी वाली बात है, तो क्या कहते हैं, इस्लाम के अंदर भी डेमोक्रेसी बिल्कुल अलाउड है, काम आ सकती है, लेकिन वो ये होना चाहिए कि जो आपके कैंडिडेट्स हैं वो अटमोस्ट राइटियसनेस के ऊपर हों। ना कल की ना कि आजकल की जैसे डेमोक्रेसी है कि आजकल की पॉलिटिक्स हम सब वाकिफ हैं, कैसी पॉलिटिक्स है हम सबकी। तो जहां तक बात डेमोक्रेसी की, डेमोक्रेसी इज पॉसिबल, लेकिन जो कैंडिडेट्स हैं ना, दे शुड बी अटमोस्ट राइटियस। उनका सही होना पूरी फिर जो है ना सिस्टम उसको डिफाइन कर देगा कि अगर वो राइट हैं, और ना सिर्फ वो राइट हैं, उनकी जो कैबिन है, जो उनकी उनकी टीम है, उसको भी राइट होना बड़ा जरूरी है। अब जहां तक बात है खिलाफत इन मॉडर्न वर्ल्ड की, इन मॉडर्न डे की, तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि हम सिस्टम को ख़त्म नहीं कर सकते। बात इसकी ये है कि आप सिस्टम को ख़त्म नहीं कर सकते, आप सिस्टम के अंदर से ना सिस्टम के ऊपर जा सकते हो, और फिर सिस्टम को आप खुद ख़त्म कर सकते हो। आपको सिस्टम को ख़त्म करने के लिए सिस्टम के ऊपर जाना पड़ेगा, यानी सिस्टम के टॉप पे आना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप आउट से एक पावर ला के सिस्टम को ख़त्म कर दो। मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ हिटलर की, जब उसने अपनी ना किताब में लिखा था, और उसने ना पहले क्या कहते हैं, बाय हैंड जो थी ना रेजिस्टेंस की थी, एंड बाय हैंड उसने ख़त्म करने की कोशिश की थी। उसने बाय हैंड खत्म, बाय पावर, बाय क्या कहती हैं गन्स, उसने ख़त्म करने की कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं हुआ था। तो उसको इम्प्रिजन कर दिया गया था, एंड उस इम्प्रिजनमेंट के अंदर उसने जो अपनी किताब लिखी थी, उस किताब के अंदर उसने ये प्रॉपर अच्छी तरह लिख दिया था कि फॉर इन ऑर्डर फॉर मी टू डिस्ट्रॉय द सिस्टम, फर्स्ट आई हैव टू बी ऑन टॉप ऑफ द सिस्टम। फिर उसके बाद वो क्या कहते हैं इलेक्शन के अंदर आया था। सो बात ये नोटेबल है कि खिलाफत जो है वो अचानक से कायम होने वाली नहीं है, एंड ऑफ कोर्स ये बात है, लोगों को भी इसके ऊपर एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज वो क्या कहते हैं, बहुत बहुत अच्छी बात की थी साहिल अदीम ने, कि उन्होंने कहा था कि अगर आज खिलाफत आ गई ना पाकिस्तान के अंदर, तो जैसे अफगानिस्तान से लोग उसके ऊपर प्लेन्स के ऊपर चढ़ चढ़ के गए थे ना यूएस, इसी तरह पाकिस्तान से भी जाएंगे, क्योंकि सेंस ही नहीं होगी ना खिलाफत, क्योंकि खिलाफत है क्या। जैसे काफ का मैंने वो किया था कि पहले इंसान को खुद खिलाफत का पहले पता हो, उसको अंडरस्टैंड करे, फिर मतलब आप उसको ला पाओगे, आप फिर उसको इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर जा पाओगे। पहले वो खुद ही नहीं समझ, आप इम्प्लीमेंटेशन क्या करोगे? बिकॉज आप जब तक लोगों को सेंस नहीं दोगे तब तक सिस्टम का कोई फायदा भी नहीं है। एंड फॉर इन ऑर्डर के वही वाली बात कि सिस्टम कहाँ से आएगा, वो सिस्टम वहीं से ही आएगा कि जैसे मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर ना आप करंट सिस्टम को
करंट सिस्टम के अंदर जाओ और फिर उसी को जाके रिकरेक्ट करो। बिकॉज अब वो ज़माना नहीं रहा कि हम घोड़ों पे चढ़ के तलवारें लेके जिहाद करने चले जाएं। जिहाद जैसे अब आजकल आप सबको पता है कि इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर का दौर है, न्यूक्लियर पावर हर कंट्री पास है, वो वाला दौर नहीं है कि हम वैसे लड़ाई कर सकते हैं। इंटेलेक्चुअली हमने लड़ना है और अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हुए हमने करंट सिस्टम को डिफीट करना है। सो दैट वाज माय आंसर। आई होप आई वाज एबल टू आंसर योर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। हमदान का क्वेश्चन लेंगे। इन काइंडली मेक श्योर आपके क्वेश्चंस प्रिसाइज हों, यानी मुख्तसर और टू द पॉइंट। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैंने बाय द वे बात सुनी है, मुझे कुछ थोड़ी सी कन्फ्यूजन हुई है जो भाई ने भी क्वेश्चन किया था ओवरऑल खलीफा को लेकर ना, कि खलीफा किस तरीके से चूज होगा आज के दौर में अगर मॉडर्न वर्ल्ड कहा जाता है, जिसे जो इस्लामिक डेमोक्रेसी हमारे पाकिस्तान के अंदर है। अच्छा, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी, आ रही है आवाज। ओके। क्या भाई का नेम है, सॉरी? हाजिर। अच्छा, हाजिर भाई, आज के दौर में भी अगर हम देखते हैं तो इस्लामिक डेमोक्रेसी तो है, यानी फिल्ट्रेशन जो भी कानून शरीयत आएगी वो फिल्टर हो चुकी होगी कुरान और सुन्नत से। ये तो लिखा हुआ है हमारे कानून में ना, हकमियत अल्लाह ताला की है। बिल्कुल। तो उसकी हाँ। इम्प्लीमेंटेशन भी होती है वो, और वो मौलाना साहब भी कर रहे होते हैं जो भी असेंबली में लास्ट टाइम भी बैठे थे हमारे चीफ साहब के आगे। तो उन्होंने वहां पे कोई क्वेश्चन नहीं किए थे। एक तो बहुत अच्छी चीज थी जो कि मैंने अभी तक साहिल भाई से ली है, और काफी चीजों से वो थोड़े से कंफ्यूज हमें कर देते हैं, लेकिन उनको समझना भी बड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज वो किसी भी जो भी वो इवेंट्स करते हैं, ऐसे सेमिनार होते हैं, तो वहाँ पे वो 100% बात नहीं बताते, 100% नहीं बताते। और वो 100% हमें जब भी लेनी पड़ेगी जब हम उनकी A to Z वीडियोस देखेंगे। और मुझे फाइनल सोल्यूशन उनकी तरफ से ये नजर आया था कि हमें मस्जिद के अंदर जाना है और उधर ही फतह करनी है, बिकॉज आजकल के जो जज्बात हैं वो सिर्फ मस्जिदों में डाले जाते हैं, और उधर से ही हमें इंटेलेक्चुअल जो है वो इंटेलेक्चुअल लेवल पे खेलना है। और उसके बाद हमें, यानी मैं इस चीज़ में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ कि आज के हमें बार बार खलीफा खलीफा कहा जाता है, हमें कहा जाता है कि खलीफा चुनना पड़ेगा, खिलाफत लानी पड़ेगी। हज़रत अली के बाद हज़रत हसन की जब बारी आई थी, उसके बाद तो सारा सिस्टम ख़राब हो चुका था। ठीक है, तो खलीफा तो बस खिलाफत तब तक रहेगी, और आप की भी हदीस है कि 30 साल तक खिलाफत रहेगी, फिर मलूकियत आ जाएगी। तो आज के दौर में अगर इस्लामिक डेमोक्रेसी को भी हम लेके चले तो कोई डिफरेंस तो नहीं है, यानी इधर जिस तरीके से लोग चुनते हैं, तो खलीफा को जिस तरीके से आपके मुझे जो भी आपने पहले आंसर दिया भाई का, तो मुझे वो समझ नहीं लगी। वो काइंडली एक तो बताइएगा कि किस तरीके से आज के दौर में हम खलीफा को चुनेंगे और कौन चुनेंगे उनको ना। पहले तो जिन लोगों ने चुना था, तो हजरत उमर ने फरमाया था कि इन 6 बंदों से आप ने कभी नाराज नहीं हुए थे, तो इनकी बात मानना। उनके हिसाब से फिर हज़रत उस्मान को चुना गया था। ठीक है, और हर खलीफा डिफरेंट स्ट्रेटजीज के साथ चुने गए थे। हज़रत अबू बकर को लेकर देखेंगे तो आपको इमरजेंसी लगेगी कि वहाँ पे क्रिटिकल सिचुएशन हो गई थी, लोग जा रहे थे, छोड़ के इस्लाम को छोड़ के जा रहे थे, बिकॉज वो अभी भी नए नए इस्लाम में दाखिल हुए थे और सिचुएशन उनकी ऐसी हो गई, तरबियत नहीं थी। आज के दौर में लोगों की तरबियत नहीं है, तो सिर्फ हमें एक ही फाइनल सोल्यूशन ही निकलता है कि हर बंदे ने कुर्बानी देनी है अपनी लाइफ की। ठीक है, तो उसने पूरी की पूरी लाइफ एक जगह पे लगा देनी है, वो इन्वायरमेंट बनाते हुए जो कि आप ने बनाया था उन सहाबा के लिए। तो हमारे पास फाइनल यही सोल्यूशन बचता है क्या? अच्छा, मैं आपको ना इसका आंसर देता हूँ जहाँ तक मेरी नॉलेज है। पहली बात तो जो साहिल दीन वाली बात है, वो मस्जिद वाली किसी और सेंस में बात करते हैं, उनकी एक बहुत प्यारी बात है जो कि मैं रिकमेंड करूँगा कि हम सब उसको पल्ले बांध लें। उन्होंने कहा था कि जो मस्जिद में मौलवी है ना, उनके घर पे फिजिक्स की किताबें नहीं है, हमारे घर पे कुरान है। तो जो हमारे घर पे कुरान है ना, हमने उसको खोलना है। ये मैं सोल्यूशन वाली जो वेब साइट स्लाइड है ना, इसको मैं ज़रा दोबारा कह रहा हूँ, इसको देखिएगा। ये अच्छा, एक मिनट एक मिनट। अच्छा भाई, मैं सॉरी सॉरी, मैं दरमियान में बात काट रहा हूँ, ये थोड़ी ऐड करना जरूरी थी। जी वो जी। भी चीज़ आप लाइएगा जो कि जो हमारे मतलब सब कॉन्टिनेंट में जो फिरका वाली जो सिस्टम बन चुका हुआ है, और इवन के खुतबात के अंदर एक दूसरे के खिलाफ बातें की जाती है, यानी जुमे का खुतबा हो रहा है, हमें प्रॉपर सोल्यूशन देना चाहिए होता है कि सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनकी क्या सोल्यूशन है। वो वही अरबी पढ़ रहे होते हैं और दो चार उन्होंने बातें करनी होती है तस्बीह की, और उसके बाद फाइनल कर देते हैं। यानी हमें ना तो वहां पे भी कहीं गाइड किया जा रहा है, और कोई बंदा अगर उठे भी तो उसको बिठा दिया जाता है। मैंने ट्राई किया हुआ है।
तो क्या किया जाए इसका? मतलब वही अपने आप के ऊपर एफआईआर करवाएं और प्रॉपर वो, फिर आपको पता है कि यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट भी पाए जाते हैं हर जगह पे, तो ये चीजें आपने देख के जवाब देना, ठीक? मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक हो गया। अच्छा, अब बेसिकली जो आपका मुख्तसरी जवाब दे पाऊंगा, क्योंकि इसका जो जवाब है वो बहुत लंबा और बहुत तवील भी हो सकता है। अच्छा, जो खिलाफत की जहाँ तक हमारी बात है ना, जो जैसे आपने कहा कि हम ऑफ कोर्स ये बात है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में बैठे होने के बाद मेरी काफ़ी लोगों से जिनसे डिस्कशन हुई है, उनका ये आर्ग्यूमेंट प्रॉपर है कि जो शरीयत है वो तो अल्लाह के मुताबिक ही है, बिल्कुल। मैं इसमें कोई शक नहीं, इस पे पूरा पाकिस्तान एग्री करता है कि पाकिस्तान की शरीयत बिल्कुल अल्लाह अज़्ज़ व जल के लॉज के मुताबिक है, मगर लिखी हुई के हद तक। इम्प्लीमेंटेशन में हम जीरो हैं। इम्प्लीमेंटेशन में हमसे बड़ा काफिर वगैरह कोई भी नहीं। लिखे होने में सब हराम है, लिखे होने पे हमारी इंटरेस्ट भी हराम है। जो रेपिस्ट पकड़ा जाए उसको मौत भी हमने इस्लाम के मुताबिक देनी है, लेकिन नहीं, जो इम्प्लीमेंटेशन पे हम जीरो हैं। और अल्लाह अज़्ज़ व जल ने कहा है कि जो अमल आपकी जो एक्शंस है ना, उनका है सारी बात। आपकी नीयत तो है ही है, लेकिन आपकी एक्शन ज्यादा है। अब बात ये है कि जो आपका फर्दर क्वेश्चन था ना, कि अब हम खिलाफत कैसे ला सकते हैं या हम खलीफा को कैसे चुन सकते हैं, आपने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एग्जांपल दी। तो मैंने जैसे कहा कि मेरी बात देखें, आप हैं, मैं हैं, हम सारे अपना जब पॉलिटिकल एक्यूमेन बढ़ाएंगे ना, और आप हम सब में से किसी ने कोई, हम ये तो डिटरमिन नहीं कर सकते ना कि ये ज़्यादा नेक है या ये ऐसे है। अब फिर वो ये होगा कि अगर एक इंसान का पॉलिटिकल एक्यूमेन इतना बिल्ट है, आप ये हम सब जानते हैं, हमारे करंट जो लीडर्स हैं उनका पॉलिटिकल एक्यूमेन जीरो है, वो गुलाम ही है सिर्फ। तो जो पॉलिटिकल एक्यूमेन जब एक इंसान का बिल्ट हो जाता है, जब हम सीरा को उस एंगल से देखेंगे, कुरान को उस एंगल से देखेंगे, सहाबियों की जिंदगी को उस एंगल से देखेंगे, या इवन जो आजकल के जो पीछे दौर में गुजर चुके हैं लोग, हम उनको देखेंगे, तो हम ये बात वाज़े तौर पे जान लेंगे कि पॉलिटिक्स एक्चुअल में चीज़ है क्या। और उसको फर्दर सॉलिडिफाई कर देगी, कि क्या कर देगी, हमारा मेंटल जो कैपिटल है। जब हम एक बात को सेंस के साथ प्रेजेंट करेंगे ना, तो अगले बंदे को माननी पड़ेगी वो बात। आप हदीस या कुरान को रेफर ना भी करें, लेकिन अगर आप एक सेंस के साथ एक बात को प्रेजेंट करें, तो अगला बंदा बिल्कुल आपकी बात सुनेगा, मानेगा आपकी बात। अब जहां तक बात आपकी थी वो वाली के मस्जिद में हम जब भी बोलने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल आपकी बात है, ये सब कॉन्टिनेंट के अंदर फिरका वारियत बहुत है। तो फिरके से हमारा भी ज़्यादा काम है भी नहीं, ठीक है। असल में जो जहाँ पे पेडेस्ट्रियल आके पिछले 200 सालों में हमारा गिर गया ना, पिछले 100 सालों में, 100 साल के करीब ही हैं कि जब हम ऑटोमन से निकल के, हम क्या कहते हैं, जब पहली जंग अजीम के बाद जब जो भी सारा मामला हुआ था, उसके बाद जो सल्तनत उस्मानिया थी वो हटा दी गई थी, ख़त्म कर दी गई थी। तो 100 साल से जो हमारी वो थी ना, क्या कहते हैं, अब साइकोलॉजी है, वो ऐसे ट्यून हो चुकी है कि हम अभी के लिए फिरकावारियत में नहीं पढ़ सकते, यार अगर कोई है भी तो उसको रहने दे सकते हैं हम। अब क्योंकि आपको पता है फिरकावारियत का जो भी बात है, जो भी कॉन्सेप्ट है, वो बहुत एक्सट्रीम पे चला जाता है। अगर आप एक आम इंसान से भी बात कर रहे हैं, सलाम दुआ कर रहे होते हैं, तो उनसे अगर कोई बात कर रहे होते हैं आप, तो उनका जवाब बदतमीजी के अंदर ही आया होता है। वो बहस करने को बदतमीजी करना ही हमारे यहाँ समझा जाता है। तो जो और जो क्या कहते हैं मौलवी हैं, या जो एक आम इंसान भी है फिरका वारियत के अंदर, अगर वो अपने आप को कहता है मैं देवबंदी, या मैं वहाबी हूँ, या मैं जो भी हूँ, मैं शिया हूँ, तो उसको फिर रहने दें, उसको हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। हमारी, मैं आपको ऑन एन इंडिविजुअल लेवल जो काम बता रहा हूँ, वो ये है कि अपना पॉलिटिकल एक्यूमेन हमने बढ़ाना है, सीरा कुरान और सहाबियों की ज़िंदगी से। अपनी पॉलिटिकल एक्यूमेन को हमने बढ़ाना है और अपना मेंटल कैपिटल बढ़ाना है। जब ये बढ़ेगा, हमारा ऑटोमेटिकली जो सर्कल है ना, जो इन्फ्लुएंस का सर्कल है, वो बनना स्टार्ट हो जाएगा। और जब वो बनना स्टार्ट हो जाएगा, तो आपके जो इन्फ्लुएंस के अंदर, सर्कल के अंदर लोग होंगे, उनका भी माइंडसेट वैसे ही होगा। तो इस तरह क्लस्टर बनेंगे, और वही साहिल दीन वाली बात जो उन्होंने एक्सप्लेन की थी, कि हम क्लस्टर्स को इस्तेमाल करके पावर के अंदर आएंगे। अभी जो उनकी एक हुई थी ना कैसर राजा के साथ पॉडकास्ट, वो आप लाजमी सुनिएगा, पॉलिटिक्स के रिलेटेड। उसके अंदर उन्होंने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया था कि एक इंडिविजुअल जो है ना, वो कुछ नहीं कर सकता सिस्टम को। इनफैक्ट उन्होंने कुछ जो केस स्टडीज थी वो भी प्रेजेंट की थी, वो भी बताई थी। तो उन्होंने वहां पे एक्सप्लेन कर दिया था कि एक इंडिविजुअल कुछ नहीं कर सकता, उसका कोई खास काम हो भी नहीं सकता।
अनटिल अनलेस वो एक लॉबी फॉर्म करता है। तो जब लॉबी फॉर्म हो जाती है तो फिर उसका जो मामला है वो डिफरेंट हो जाता है। सो आई होप, जैसे मैंने कहा कि मैंने सवाल का जवाब दे दिया। ये बहुत बहुत डिटेल के अंदर इसका जवाब मिलता है, और बहुत डिटेल के अंदर इसका जवाब जाके मैं ढूंढना पड़ता है कि अगर फिरका वारियत है उसको हम कैसे छोड़ें, या फिर उसको हम खिलाफत को कैसे ला सकते हैं, या फिर हम लीडर्स को कैसे डिटरमिन कर सकते हैं। उसका वही वाली बात कि उसके लिए जितना टाइम मिले उतना कम है, या फिर हम बैठ के जितनी डिस्कशन करें उतनी कम है। तो इसका कोलैबोरेटिव ही हल निकलना है, इसका कोई वन वे सोल्यूशन नहीं है। और जो साहिल अदीम वाली बात है ना, मैं आपको उसका बताता हूँ। साहिल भाई ना आपको सिर्रा पकड़ा देते हैं, आपको स्टार्ट पकड़ा देते हैं, आपको एंड नहीं बताते। एंड आपने जुस्तजू से खुद पकड़नी होती है वो भला, और उसके लिए आपको किताब खोलनी पड़ेगी, ना सिर्फ आपको, हमें भी। हाँ, हर एक इंसान को किताब खोलनी पड़ेगी जो क्या कहते हैं किताब का या जो रस्सी का आखिर ढूंढ रहा है। सो आई होप आपका सवाल का मैंने सही जवाब दे दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लें। मलिक रयान। अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी, आ रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं मैम से कहूँगा कि मेरे को म्यूट नहीं करिएगा, और मेरा सवाल मलिक, अगर आप अपने सवाल को प्रिसाइज रखेंगे तो बेहतर होगा, ताकि बाकी पार्टिसिपेंट्स जिनके हैंड रेज्ड हैं उनको भी मौका मिल सके। तो काइंडली अपने नहीं नहीं, सवाल को क्वेश्चन मेरा प्रिसाइज क्विक ही रेलेवेंट है। टू द टॉपिक रखें। थैंक यू। क्वेश्चन मेरा भाई से ये है कि अभी सेशन में आपने बोला था कि जो वेस्टर्नाइज्ड मुस्लिम है, आज के जो मुस्लिम है, वो कहते हैं कि आज के टाइम पे खिलाफत के कायम करना तो मुश्किल है। तो मैं तो बिल्कुल इस चीज़ से एग्री करता हूँ, लेकिन मैं वेस्टर्नाइज नहीं हूँ कि मैं बिल्कुल वेस्टर्न पॉलिसी को फॉलो करूँ। लेकिन मैं तो बिल्कुल इस चीज़ के अगेंस्ट हूँ कि डेमोक्रेसी हो या मोनार्की हो या कोई भी चीज़ हो, खिलाफत ही ठीक है और यही सेंसिबल बनाती है। लेकिन आप कह रहे हैं कि वेस्टर्नाइज मुस्लिम कहते हैं कि खिलाफत कायम करना तो अब मुश्किल है, आज तो मुमकिन नहीं है। मैं कहता हूँ कि आप ये बताएं, आप खिलाफत कैसे कायम करेंगे? आज अगर मान भी लें कि हम एक कंट्री के मुसलमान यूनाइट हो जाते कि हाँ हम दीन इम्प्लीमेंट करेंगे या खिलाफत कायम करेंगे, तो कैसे करेंगे? आज तो इतने करप्ट लोग हैं, आप कैसे करेंगे? हर कोई डॉक्टर इसरार तो नहीं हो रहा है ना आज, कोई हर कोई तो मौलाना मौजूद है नहीं ना, हर किसी को कैसे भरोसा करेंगे? और मेरे को तो नहीं लगता कि आज के टाइम पे हम फिरका परस्ती ज़्यादा है, मुझे लगता है कि शख्सियत परस्ती ज़्यादा है, क्योंकि हर कोई बंदा एक स्पेसिफिक पर्सनैलिटी को ही ज़्यादा सुनता है या उसे ज़्यादा फॉलो करता है, उसकी बताई हुई बातों पर ज़्यादा अमल करता है। और एक नया पॉइंट ऐड ऑन करना जरूर चाहूँगा कि अगर मान ही लें हम यूनाइट हो जाते हैं और इम्प्लीमेंट भी कर लेते हैं किसी ना किसी तरीके से खिलाफत, तो मुझे नहीं लगता कि हम अफगानिस्तान या ईरान से इससे भी ज़्यादा आगे जा सकेंगे दीन के मामले में। मुझे नहीं लगता कि हम खिलाफत इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। एक बार सऊदी अरब भी है एक कंट्री जहाँ पे दीन है, कुछ दीन है, लेकिन वहाँ तो बिल्कुल ही बेहयाई भी है। मुझे नहीं लगता कि हम अफगानिस्तान या ईरान ऐसी ऐसी कंट्रीज से आगे जा पाएंगे। अच्छा, मैं आपका ना सवाल समझ नहीं पाया। एक लाइन के अंदर अपना सवाल मुझे एक्सप्लेन कर दें। आपकी मुझे सारी बातें समझ आ गई, बस एक लाइन के अंदर अपना सवाल समराइज कर दें कि ये मेरा सवाल है। सवाल मेरा ये है, आज आप कैसे ये ढूंढेंगे कि इस बंदे को हमें खलीफा बनाना चाहिए? कि मान ये ना कि अब पूरी मुस्लिम उम्मा यूनाइट हो गई है, तो अब कैसे एक स्पेसिफिक बंदे को चुनेंगे? आज तो बिल्कुल करप्शन है, करप्ट है। मुझे तो दीन ही समझ में आता है कि हम ठीक है, दीन आगे इम्प्लीमेंट कर आगे सकते हैं। आगे आपके सवाल आ गया। अच्छा, तो आपका बेसिकली सवाल ये है कि अगर हम आज खिलाफत कैसे कायम करेंगे, और अगर कायम करनी भी है तो उसमें से खलीफा को कैसे चुनेंगे, राइट? ठीक है, आप म्यूट हो गए। अच्छा, तो बात ये है कि खिलाफत कायम नहीं हमने करनी। मसला मतलब बात ये है, हमने सिर्फ अल्लाह के लॉज को इम्प्लीमेंट करना है। वो भला मेरे पाकिस्तान में हो जाए, वो भला आपके इंडिया में हो जाए, वो भला यूएसए में हो जाए, वो भला यूएई में हो जाए। जी जी। स्टार्ट यहाँ से करना है हमने। ठीक है, अब बात ये है कि आपकी बात बिल्कुल सही है, करप्ट लोग हैं, कोई डॉक्टर, सारे डॉक्टर स्टार नहीं हो सकते, सारे मौलाना मदूदी नहीं हो सकते,
सारे साहिल दीन नहीं हो सकते कोई। हर अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने कुरान में कह दिया कि जो ज्यादा लोग होंगे ना वो नहीं मानेंगे और कम लोग मानेंगे। हमारा एज बीइंग मुस्लिम, जब हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद और रसूलुल्लाह कहते हैं ना, तो क्या कहते हैं कि ये बात हम अल्लाह को सबमिट कर देते हैं अपने आप को कि यार अब हम तेरे ही ताबे हैं, और किसी और सिस्टम के ताबे आना तागूत कहलाता है। आई थिंक इससे हम सब वाकिफ होंगे। तो आपने मेरे से जो पूछा कि आज खिलाफत कैसे आएगी, मैंने जैसे एक्सप्लेन किया कि मैं आपको एक बात एक्सप्लेन करता हूँ। जब एक इंडिविजुअल पढ़ेगा ना सीरा को, कुरान को, पॉलिटिक्स गवर्नेंस के लेंस से, तो उसके जो स्टैंडर्ड्स हैं वो वैसे ही हाई हो जाएंगे। उसको समझ आ जाएगी कि जो करंट डेफिनेशन है वो कितनी करप्ट है, करंट मामलात कितने ख़राब है। वो जब पढ़ेगा ना कि अगर आप इस्लामिक गवर्नेंस को फॉलो करते हो, अगर आप इस्लाम के पॉलिटिक्स सिस्टम को समझते हो, उसको इम्प्लीमेंट करते हो, तो उसके क्या फ़ायदे हैं, तो वो आज के सिस्टम को बिल्कुल भी भाव नहीं देगा। ये बात वाज़ेह है। अब जब वो नॉलेजेबल हो जाएगा तो वो एक क्लस्टर अपना बनाएगा, इन्फ्लुएंस होगा। मैं आपको इतना बताऊं कि एक सोच के जो लोग हैं ना वो मरते दम तक साथ रहते हैं। एक एज के भी इतनी देर साथ नहीं रहते, एक सोच के साथ रहते हैं कि यार इसकी मेरी सोच मिलती है, इसका मेरा गोल मिलता है, इसका मेरा पॉइंट मिलता है। तो जब क्लस्टर बनेंगे, उसके बाद जब क्लस्टर इकट्ठे होंगे, तब हम डिफरेंट डिफरेंट अब हम जब खिलाफत का वर्ड सुनते हैं ना, या जब हम कहते हैं अल्लाह का निज़ाम कायम होगा, तब हम अक्सरियत ये सोचते हैं कि हम घोड़े लेके जाएंगे और लड़ेंगे। ऐसा नहीं है। मैंने जैसे पहले भी ये बात एक्सप्लेन की कि अब वो जमाना नहीं रहा। अब इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर का टाइम है, और इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर के वक्त के अंदर हम अपना इंटेलेक्चुअल जो मेंटल कैपिटल है, जो हमारा पॉलिटिकल कैपिटल है, उसको इंक्रीज करें, क्लस्टर बनाएं, सिस्टम को पकड़ें एंड देन सिस्टम को डिफाइन करें। और आपने कहा कि हमारी सुनेगा कौन, बिल्कुल बात है, मुसलमानों की वैसे कौन सुनता है। बात ये है कि जो दिमाग है ना, दिमाग का ताबे दूसरे दिमाग ने आना ही आना होता है। एक आपको, मुझे या हम में से किसी को पता चल जाए ना यार ये हम में से सबसे ज्यादा अक्लमंद है, हम उसके ताबे आएंगे ही आएंगे। वेदर वो चार दोस्तों के अंदर हो, वेदर वो एक बड़ी क्लास के अंदर हो, या वेदर पूरे स्कूल के अंदर हो। हम आप मुझे बताएं, पिछले 100 साल के अंदर आपके नजदीक सबसे अमीर आदमी कोई आपको याद है? नहीं याद होगा। आपके नजदीक सबसे पावरफुल आदमी कोई याद है? आपको नहीं याद होगा। लेकिन सबसे अक्लमंद आपके नजदीक होगा ही होगा, पता होगा आपको। अल्बर्ट आइंस्टाइन का पता ही होगा। मेरे नजदीक निकोला टेस्ला है, मुझे उसका पता ही है। हम एलॉन मस्क को क्यों इतना अक्लमंद समझते हैं? क्योंकि वो दिमाग बाहर की बातें करता है, आसमान की बातें करता है, और जो कुरान है वो तो भरा पड़ा है आसमान की बातों से। तो जब हम कुरान को उस लेंस से मेंटल कैपिटल अपना बढ़ा लेंगे, और हम उस चीज को देखने लग जाएंगे उस लेंस से, अपना फिजिक्स को डिफाइन करने लग जाएंगे हम। अब जैसे एक साहिल साहिल भाई की बहुत वो एक पॉइंट है कि साउंड जो है ना वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करती। तो जब मैं दुआ मांगता हूँ तो मेरी दुआ 7वें आसमान तक, अल्लाह तक कैसे पहुंच जाती है? साउंड तो वैक्यूम में ट्रैवल ही नहीं करती। जो हमारा सारा सोलर सिस्टम है वो है ही वैक्यूम। अब जब फॉर एग्जाम्पल इसका आंसर मुसलमान दे देंगे, तो आप जब अक्लमंदों वाली इंसान मुसलमान बातें करेगा ना, तो जो वेस्टर्न लोग हैं ना वो खुद ही ताबे आना स्टार्ट हो जाएंगे। वो चाहते ना चाहते आपकी चीजों को पकड़ने लग जाएंगे, वो भला आपका सिस्टम हो या भला आपका तरीका हो पढ़ने का। तो मैंने जैसे कहा कि खिलाफत लाना, और मैं आपको बताऊं ये हमारी, हम ये मत सोचें कि ये आएगी कैसे। डॉक्टर इसरार की आपने बात की, उनकी बहुत प्यारी बात है, उनकी बहुत अच्छी बात है कि अपने दिमाग को इस्तेमाल करते वक्त अपना गोल पकड़ो। लेकिन जब गोल समझ आ जाए ना तो दिमाग को साइड पे कर दो, और फिर काम करो उस पर बस। कि अगर तुम दिमाग का इस्तेमाल करोगे तो दिमाग तुम्हारा बार बार तुम्हें बातें करेगा, शैतान के वसवसे आएंगे कि यार ये कैसे होगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अल्लाह ताला ने मुझे मशरिक और मगरिब दिखा दिए, और मशरिक और मगरिब के अंदर मैंने ये देख लिया कि वो जगह हैं जहाँ पे अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने मेरी उम्मत की हुकूमत कायम करा दी है। अल्लाह की हुकूमत वहां पे तक पहुंच गई है मेरी उम्मत। तो क्या कहते हैं, ये हदीस पकड़ें और
इस बात को मत सोचें कि कायम कैसे होगी, हमने बस काम करना है और वो क्लस्टर बना के सिस्टम को पकड़ना है। और जब सिस्टम पकड़ेंगे तो जब इकट्ठी सोच वाले इकट्ठे होंगे तो फिर हो जाएगा। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कोट है कि जो जिहाद की ख्वाहिश के बगैर मरा ना, वो काफिर मरा, वो मुनाफिक मरा, उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, तो विद दैट आई होप आपका क्वेश्चन मैंने आंसर कर दिया हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे बताइएगा कितने सवाल रह गए। जी हाजिब, 8 क्वेश्चंस हमारे पास हैं, 8 हैंड्स रेज्ड हैं। चलें ठीक है, पूछ लें जितने भी। मलिक रयान, अगर आपका स्टिल कोई सवाल हो आप फीडबैक फॉर्म में भी लिख सकते हैं। लेट्स टेक शहरयार्स क्वेश्चन। अस्सलामुअलैकुम। आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी आए। अच्छा, क्वेश्चन मेरा ये था कि जिहाद की जो फेस वैल्यू पूरी दुनिया के सामने बहुत अ, गंदी बना दी है, और यानी बिल्कुल उसको बाहर के लोग सुनते ही उसके अगेंस्ट हो जाते हैं। उसको हम पॉलिटिकली कैसे उसको हम उसकी फेस वैल्यू को बेहतर कर सकते हैं पॉलिटिकली? मेरा यही क्वेश्चन है। मैंने जैसे पहले एक्सप्लेन किया कि जब आप मेंटल कैपिटल को पकड़ेंगे ना, जब आप अक्ल की बात करेंगे और अगला बंदा भी अक्ल की बात ढूंढ रहा होगा और आप उसका हल उसको प्रेजेंट कर देंगे, तो वो ऑटोमेटिकली आपका ताबे आ ही जाएगा। क्योंकि अक्ल एक दूसरी अपने से ज्यादा अक्ल के ताबे आने, ये इंसान की साइकोलॉजी के अंदर है कि उसने ताबे आना ही है। भला वो एरोगेंस के अंदर आके हटे, लेकिन वो डीप डाउन जानता है कि यार ये मेरे से बेहतर, ये मेरे से ज्यादा जानता है। सेम सीन जिहाद का है कि जब आप मुसलमान मेंटल कैपिटल को पकड़ लेंगे, साइंस को डिफाइन करने लग जाएंगे, मैथ्स को डिफाइन करने लग जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली जो वेस्टर्न की इमेज, वेस्टर्न का पॉइंट ऑफ व्यू है ना हमारे लिए, वो ऑटोमेटिकली सही होना स्टार्ट हो जाएगा। कि वो जब देखेंगे कि यार अच्छा ये साइंस के अंदर प्रोग्रेस कर रही हैं, तो इनकी बाकी चीज़ों को भी हम देख लेते हैं। ठीक है, और हम उनका पॉइंट ऑफ व्यू हमारा चेंज करना ज़्यादा पर्पस है भी नहीं। जो करंट, जैसे हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में बैठा हूँ ना मैं, तो आजकल के जो लोगों का जिहाद का पॉइंट ऑफ व्यू है उसको करेक्ट करना, मुसलमानों का जिहाद का पॉइंट ऑफ व्यू करेक्ट करना ज़्यादा अहम है मेरे लिए, रादर देन मैं वेस्टर्न लोगों का, वेस्टर्न आइडियल, वेस्टर्न जो पावर्स हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करूँ। ठीक है, सो अपने आप को पहले इतना केपेबल बनाएं, साइंस को पकड़ें, मैथ्स को पकड़ें, अक्ल का इस्तेमाल करें, और ऑटोमेटिकली फिर वो आपकी बाकी चीज़ों को भी दुरुस्तली अटैच या देखने शुरू हो जाए। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। तहनीत। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सर, मेरे जो है ना, मैंने सारा नहीं आपका सुना, लेकिन मेरे 2 क्वेश्चंस हैं। मैं बाय प्रोफ़ेशन मेडिकल डॉक्टर हूँ, लेकिन जो है मुझे ये लगता है कि ये समझ आ गई कि आप जब तक सिस्टम का हिस्सा नहीं होंगे, पॉलिटिकली आप स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो सर, पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि जितने भी आजकल के सिस्टम हैं, आपने कहा वो तागूती हैं और इस तरह के हैं, और फिर साथ में आप ये भी कह रहे हैं कि अगर आप बाहर हैं किसी सिस्टम से तो आप उसके लिए काम नहीं कर सकते, राइट? तो फिर क्या हम अगर उस सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं, तो क्या वो भी गलत होगा कि नहीं होगा? एक पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि मैं एक औरत हूँ, ठीक है? और बीइंग अ वुमन, अगर आप पॉलिटिक्स में, हमारा इस्लाम इस बारे में क्या कहता है, ठीक है? और अगर आप आजकल जो करंट सिचुएशन है, औरत जो है आपकी, जो फीमेल है, वो रेशो भी ज़्यादा है मेल से, हम ज़्यादा हैं, लेकिन हमारा जो पॉलिटिकल एक्यूमेन है वो बिल्कुल लो है, ठीक है? उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, वो अलग है, लेकिन आप औरतों को कैसे इस तरफ ला सकते हैं? तो मेरे ये 2 क्वेश्चन्स हैं। थैंक यू। अच्छा, आपका दूसरे सवाल से मैं स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ठीक है कि सर। आपने कहा कि पॉलिटिकल एक्यूमेन कम है, तो जी, उसकी जी। सबसे बड़ी एग्जांपल मैं आपको वही दूंगा कि जो हमारी उम्मुल मोमिनीन है, जो हुँ, हमारी हुँ। बात उनकी, आप सिर्फ जो डिस्कशन है ना सहाबियों के साथ, वो अगर देख लें तो इंसान, मतलब जो औरत है वो ये समझ जाती है कि औरत का एक्यूमेन होना बहुत ज़रूरी है। आई डोंट आई ठीक। मैं नाम याद नहीं कर पा रहा, एक एक सहाबी थे, उनकी एक प्रॉपर डिस्कशन थी किनके साथ, सहाबियों के साथ, उम्मुल मोमिनीन के साथ, कि जो वो एक्सप्लेन वहाँ पे प्रॉपर एक डिस्कशन हो रही थी, जिससे हमें ये वाज़ेह बात हो जाती है कि हम उसको कैसे
औरतों का जो एक्यूमेन है उसको बढ़ा सकते हैं। और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी हमारे सामने बिल्कुल वाज़ेह है, बिल्कुल सामने लिखी पड़ी है कि क्या सारा मामला था वो। बहरहाल दूसरा जो आपका सवाल है, पहला सवाल था जो आपका, वो ये है कि सिस्टम का हिस्सा बनना गलत है या नहीं। बहुत अच्छा कि अगर हम सिस्टम के ऑन टॉप आना चाहते हैं, अगर सिस्टम को हम ऊपर से तबाह करना चाहते हैं, तो क्या अगर हम सिस्टम के अंदर जाएं और वहां पे पावर पकड़ें तो क्या वो गलत है या नहीं। तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने ये बात बिल्कुल वाज़ेह बयान कर दी कि जो अमाल का नारो मदार है वो आपकी नीयत के ऊपर है। तो जो इंसान की नीयत होती है दैट इज ऑल। अब ऑफ कोर्स ही बात है कि इंसान की नीयत डिफर भी कर सकती है। जब इंसान सिस्टम के ऊपर जाएगा या जब इंसान सिस्टम के ऊपर जा रहा होगा तो शैतान के बेतहाशा वसवसे आएंगे, बेतहाशा आपके ऊपर वार होंगे शैतान के। तो उनको काउंटर करने के लिए तो इंसान का ईमान और इल्म इंसान का होना बड़ा ज़रूरी है, जो कि सोल्यूशन की वेबसाइट आपके सामने है, जहाँ पे ये बाकायदा बयान किया गया है कि रसूलुल्लाह और सहाबा से सीखना है पहले, उसके बाद सिस्टम के अंदर दाखिल होना है। क्योंकि आप एक मरहला तो पार कर लेंगे लेकिन फिर अगले मरहले पे फंस जाएंगे कि अच्छा मेरा ये मामला तो सॉल्व हो गया, मैं आगे कैसे बढ़ूं। तो इसके लिए इल्म होना सहाबा कराम और रसूलुल्लाह से बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, तो आई होप मैंने आपका सवाल का जवाब दे दिया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें। अबू बकर। जी अस्सलाम वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह। जी भाई, मेरी आवाज़ आ रही? जी अबू बकर। जी भाई, मैं इंडिया से हूँ। मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे जो दावत देने की बात होती है कि हम पहले किसी एक खित्ते में जो है इस्लाम को पूरा इम्प्लीमेंट करके दिखाएंगे और उसके बाद बाकी तमाम दुनिया तक उसकी दावत देंगे कि आओ देखो ये है इस्लाम का निज़ाम। इस मामले में जो अभी रिसेंट पॉडकास्ट आई है कैसर अहमद राजा और साहिल सर के साथ, उसमें साहिल सर ने कहा कि इंडिया के मुसलमान जो हैं वो पाकिस्तान में क्या बोलते हैं उसको, लॉबी क्रिएट करवा के एक्टिव करके वहाँ पे खिलाफत कायम करवा सकते हैं, मतलब दीन को नाफिज करा सकते हैं। तो ये मैं प्रोसेस जानना चाह रहा था कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे पॉसिबल है। अभी जैसे आपने कहा कि आप जिस निज़ाम का हिस्सा हैं शायद उसके बाहर उसके खिलाफ आप काम नहीं कर सकते चाहते हुए भी। तो ये कैसे पॉसिबल है कि मतलब इंडिया में हम रह के और वहाँ के मुस्लिम्स को एक्टिवेट करवा के वहाँ पे जो है इकामत दीन करवा सकते हैं। अच्छा, जो मुझे सवाल आपका समझ आया है मैं बताता हूँ। आपका है कि इंडिया के मुसलमान पाकिस्तान में कैसे आगे निज़ाम कायम कर सकते हैं, जो मुझे आया है, या फिर आपका क्या है कि इंडिया के अंदर निज़ाम कैसे कायम कर सकते हैं। नहीं नहीं, इंडिया के मुसलमान पाकिस्तान के मुस्लिम्स को एक्टिव करवा के पाकिस्तान में इकामत दीन कैसे करवा सकते हैं, जैसे उनका हाँ, यही था जैसे। ठीक है ठीक है ठीक है। वो बेसिकली मैंने वही वो सारा जो सारे जो सवाल है ना उनका एक ही जड़ निकलती है और वो क्लस्टर है। वो पहले एक इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल से इन्फ्लुएंस है, इन्फ्लुएंस से क्लस्टर है। अब आईएमएस है, मैं आपको नहीं जानता वैसे, आप इंडिया से हैं मैं पाकिस्तान से हूँ, हम आईएमएस की वजह से बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो जैसे आईएमएस है, यही है कि एक अपना क्लस्टर बनाना है और उस क्लस्टर के बाद हमने आगे बढ़ना है, हमने आगे जाना है। और फिर वो भला जो पाकिस्तान के मुसलमान हैं उनको, क्योंकि पाकिस्तान के ज़रा फेवरेबल क्या कहते हैं सिचुएशन है रादर देन इंडिया, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट इंडिया के जो, क्योंकि इंडिया में मुसलमान माइनॉरिटी में, पाकिस्तान में इस्लाम है ही नहीं, नाम का इस्लाम है। जैसे डॉक्टर इसरार ने 2008 या 7 के अंदर कहा था कि 75% जो मुसलमान हैं उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, वो सिर्फ नाम के मुसलमान हैं। तो वो वही है, जैसे आईएमएस का बेसिकली पर्पस ये है कि जब आपकी या मेरी कोई डिस्कशन हो रही है, तो अगर आप ज़्यादा मेरे से नॉलेज हासिल करके आए हुए हैं तो मेरा ये बनता है कि मैं अगली दफ़ा अपना ज़्यादा होमवर्क कर कर आऊँ। तो आप लोगों की तरफ से जो मुझे जो अगर अंडरस्टैंडिंग है या ना साहिल से, कि वो यही है कि आप लोग अपना पॉलिटिकल और मेंटल एक्यूमेंट बढ़ाएं, जिससे इन रिटर्न जो मुसलमान पाकिस्तान के अंदर हैं उनको कोई शर्म हया आ जाए। एंड देन वो फिर क्या कहते हैं, वही जैसे मैंने कहा कि
मेंटल एंड देन पॉलिटिकल उन डिपार्टमेंट्स को पकड़ के सिस्टम की तरफ जाएं। दैट इज माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस। तो आई होप आपका सवाल का जवाब मैंने दे दिया हो। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। महमूदुल हक। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ओके भाई, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। चूँकि मैं कुछ सुन रहा था पिछले सवाल के जवाब में, जो बेसिकली जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट हैं, सारे खिलाफत को कायम करने के हवाले से बात कर रहे हैं। जी बेसिकली मुझे ये चीज़ यहाँ पे लगता है कि खिलाफत को कायम करना आजकल के हालात को मद्देनज़र रखते हुए, जितने भी मुसलमानों के आज हमारे हालात हैं, अल्लाह करे कि खिलाफत कायम हो और इसमें हमारा किरदार हो। लेकिन ज़रूरी चीज़ हमें समझना ये है कि आजकल जो खिलाफत की हम बात कर रहे हैं, वो कायम होना और उसका कायम करना बहुत ही मुश्किल है। तब तक हम देखना ये चाहेंगे कि जितने भी हमारे उलमा हैं, जितने भी हमारे इस्लाम के अकीदे रखने वाले जो हमारे हुक्मरान हैं, या हमारे जितने भी बड़े हैं जो इस्लामी अक़दार रखते हैं, वो उनका जो किरदार रहा है इज्तिहाद करते हुए, कोई इस्लामी निज़ाम ही हमें दिखा दें कि जो पॉसिबल हो आजकल, वो हम इम्प्लीमेंट कर सकें। जिस तरह की पिछली बात में आपने कहा भी था कि इंडिविजुअली हमने करना है और क्लस्टर हमने बनाने हैं, तब जाके हम सारा कुछ कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे ज़रूरी चीज़ जो है, हमारे पास कोई ऐसी अभी वे ही नहीं है। हम सहाबा की मिसालें देते हैं, हम पुराने नबी अलैहिस्सलाम की खिलाफत के टाइम की या सहाबा की खिलाफत के टाइम की हम बात करते हैं, तो वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है कि हम उस चीज़ को आजकल इम्प्लीमेंट करें। लेकिन मैं यही चाहूँगा कि कोई आजकल के हमारे जितने भी बड़े उलमा हैं, जो जितने भी हमारे इस्लामी मुफ़क्किर हैं, उन्होंने कोई निज़ाम, इस्लामी निज़ाम ही हमें नहीं दिया हुआ, तो हम किस तरह, किस रूह पे हम जाएँ, किस रूह पे हम काम करें, किस चीज़ पे हम जिहाद करें, किस रूह से हम मेहनत करें, स्ट्रगल करें अपनी इस्लामी निज़ाम को नाफ़िज़ करने के लिए। क्योंकि हमारे पास कोई ऐसे प्लेटफ़ॉर्म ही नहीं है और हमारे पास कोई ऐसा बनाई हुई कोई इस्लामी निज़ाम ही नहीं है हमारे पास, क्योंकि हम लोगों ने उस चीज़ पे काम ही नहीं किया। तो इस हवाले से अगर आप मुझे बताएँ कोई इस्लामी निज़ाम हो, कुरान जिस तरह के हमारे सहाबाए किराम जो थे, जो खिलाफत उन्होंने कायम की थी कुरान के थ्रू, अहादीस के थ्रू, तो आजकल तो वो हमने करने से रहे और हम वो कर भी नहीं सकते। लेकिन आजकल के जो हालात है उसको मद्देनज़र रखते हुए हम इस्लामी निज़ाम, खिलाफत को यहाँ से मैं साइड कर रहा हूँ, क्योंकि वो हम नहीं कर सकते। कोई इस्लामी निज़ाम ही अगर किसी ने बनाया हो, तो वो आप काइंडली अगर हमें बताएँ तो। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, जो आपका सवाल जो मुझे समझ आई है कि बड़ी मुशक्क़त और मुश्किल का काम है, जो भी निज़ाम भी है, खिलाफत भी है। बहरहाल जो मिशन का मॉडल जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे रखा था ना, कि या रसूलुल्लाह आज आप अकेले मुसलमान हैं पूरी दुनिया के अंदर, और अब आपका ये काम है कि आपने एक एक इंसान को मोमिन बनाना है। मुसलमान मोमिन होता है जो कि अल्लाह अज़्ज़ व जल के पेडेस्टियल पे पूरा उतरता है। आपने मोमिन बनाना है। और रसूलुल्लाह पे वो प्रेशर क्या ही होगा कि जब रसूलुल्लाह को ये पता चला होगा कि चलें अगर आज 8 बिलियन है, हम उस वक्त 1 बिलियन भी लगा लेते हैं, रसूलुल्लाह ने 1 बिलियन लोगों को मुसलमान करना था, जो कि नहीं हुआ। लेकिन जैसे कुरान ने फरमा दिया कि ज्यादा लोग हक पे नहीं होंगे, हमेशा जो माइनॉरिटी कम लोग होंगे ना वो हक पर होंगे, ज्यादा लोग कभी भी हक पर नहीं आएंगे। अब जो आपका सवाल है कि मॉडल पेश करना है या फिर हम ये कैसे करेंगे या जो भी है, तो जो मॉडल है वो तो हमारे पास कोई भी नहीं है। वो कहते हैं द बिगर द टेस्ट द बिगर द रिवॉर्ड। तो जितना ज्यादा बड़ा इम्तिहान अल्लाह अज़्ज़ व जल हमसे ले रहे हैं ना, और उतना ही फिर हमें सवाब भी मिलेगा। कि और जैसे वो कहा जाता है कि जो काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम में, जैसे आपने कहा ना सहाबा के पास एक मॉडल था और हमारे पास मॉडल मौजूद नहीं है, तो क्या कहते हैं, मैं वही कह रहा हूँ ना कि जो सहाबा की थिंकिंग थी ना, कि उनके सामने कोई भी वाक्य होता था तो वो उसको इस्लामिकली कैसे सोचते थे, क्या पॉइंट ऑफ व्यू होता था कि अगर ये मेरे सामने वाकया हुआ है तो मैंने इसको इस्लामिकली कैसे परसीव करना है, कैसे इसको सोचना है। मेरे सामने अगर कोई, जैसे उमर इब्न खत्ताब खलीफा बने तो उनके सामने काफी वाकयात हुए जो पहले कभी नहीं हुए थे, तो उन्होंने उस वक्त उनका हल निकाला।
इसी तरह जो एक मुसलमान है ना, उसका ये काम है कि वो अपना मेंटल एक्यूमेन, पॉलिटिकल एक्यूमेन जब बढ़ाएगा, और वो जब क्या कहते हैं चीज़ों को वैसे प्रिसीव करने लग जाएगा कि जो भी उसके सामने हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली जो उसका काम है ना, उसकी वो थिंकिंग बन जाएगी। और मुशक्क़त का काम तो सर है, आपकी बात और बिल्कुल वो वाली बात कि हो सकता है निज़ाम कायम हो भी ना, तो हमारा काम निज़ाम कायम करना है नहीं, असल में हमारा काम है अपनी जान माल तन मन धन लगा देना, बाकी काम अल्लाह के हैं। आपका काम, हमारा काम नियत करना है और उसकी नियत के लिए अपना अटमोस्ट काम करना है, अपनी अपनी जान लगा देना है उस चीज़ के लिए। सो आई होप आपके आंसर का, आपके सवाल का मैंने जवाब दे दिया हो। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। नूर का सवाल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मेरा क्वेश्चन ये है कि थ्रू आउट द डिस्कशन जो है एक मेन जो पॉइंट्स हैं वो ये है कि हमने अपना जो पॉलिटिकल और मेंटल एक्यूमेन है इसको इम्प्रूव करना है, तो इसको टेस्ट करने का तो सबसे बेहतरीन जो तरीका है वो तो यही है कि हम सोशल हों और क्लस्टर्स बनाएं। तो अब इनको टेस्ट किस तरह से किया जाए सोशली, और किस कहाँ पर टेस्ट किया जाए? मतलब अगर हम इकट्ठे होते हैं और हम कोई स्टैंड लेना चाहते हैं या कोई काम करवाना चाहते हैं, तो वो किस तरह से हो और कहाँ पे? अच्छा ठीक है। सो आपने बेसिकली कहा कि हमने इसको टेस्ट करना है और अगर कोई इम्पैक्ट लाना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं, राइट? तो जी सबसे पहली बात है टेस्ट करने की। सबसे पहले तो जब इंसान ऑटोमेटिकली जितनी वो नॉलेज अपने अंदर उसको समझ आती जाती है ना कि यार मैं अब नॉलेज हासिल कर रहा हूँ, तो उसको उतनी समझ आती जाती है कि मैं उतना ही लाइल हूँ, मैं उतना ही इस मामले में, लाइक आई एम नॉट नॉलेजेबल इन दैट मैटर, कि मुझे पता ही नहीं है कि ये क्या मामला है। ये सबसे पहली निशानी होती है कि इंसान जो अपना इल्म हासिल करना स्टार्ट करता है। और उसका हल, आपका जो आपने कहा कि उसको, उसका मतलब टेस्ट एज इन क्या है, उसका टेस्ट यही है कि आपकी जो डिस्कशन है ना, यू एंगेज इन डिस्कशन विद लाइक माइंडेड पीपल एंड विद, जिनका लाइक माइंडेड नहीं है उनके साथ। क्योंकि इस तरह ही होगा कि आपको दोनों पर्सपेक्टिव समझ आएंगे। कि अगर आपको एक मामले पे, लेट्स से आपको पता चल गया, लेट्स से आपको पॉलिटिक्स पूरी समझ आ गई है सहाबा की एंड रसूलुल्लाह की, लेट्स से आपने इसको अपना एक एक केस स्टडी बनाया हुआ था ना, आपने उसको प्रॉपर एक्सप्लेन कर दिया है, देन आपको वो एक बंदा फाइंड करना है कि जो अपोज करता है कि सहाबा की जो पॉलिटिक्स है ना, जो रसूलुल्लाह की पॉलिटिक्स है, वो आज इम्प्रैक्टिकल है। उसके साथ जब आप डिस्कशन करेंगे ना, तब आपको ये बात बिल्कुल वाजे आ जाएगी कि आपको अपनी उस वक्त टेस्ट हो जाएगा कि यार मेरा मेंटल एक्यूमेन कितना है। ठीक हो गया? एंड यूजिंग दैट आप उसको एवेल्युएट कर सकती हैं कि मैं मतलब कहाँ पे हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या गलत कर रहा हूँ, एंड ऑल दैट। दूसरा आपका सवाल था कि हम मतलब अगर इम्प्लीमेंटेशन वाली बात की है, तो मैं आपको इतना बताऊँ, इम्प्लीमेंटेशन अकेले से शुरू होनी है। आप भला किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ती हो या आप भला किसी कई इदारे में काम करती हूँ, वो वाली बात कि जहाँ बुराई देखनी है उसको हाथ से रोकना है। ये यहाँ से इम्प्लीमेंटेशन हम स्टार्ट पकड़ेंगे। भला वो मेरा अपना घर हो या भला वो कोई भी जगह हो। मैं आपको बताता हूँ, जो चार्टर ऑफ मदीना है ना, उसका क्लॉज नंबर 4 आज जाके पढ़िएगा, क्लॉज नंबर 4। उसके अंदर रसूलुल्लाह ने वाज़े तौर पे ये बात बता दी कि जो कोई भी फितना या बदमाशी फैलाएगा मुसलमानों के अंदर, उसका उसके अगेंस्ट सारे मुसलमान होंगे, इवन इफ उसका अपना मर्द का अपना बेटा ही क्यों ना ये काम कर रहा हो। तो अकेले से ही स्टार्ट होनी है। एंड जैसे वो एक बहुत प्यारी बात है सर साहिल की, कि आप जब काम करेंगे ना, तो आप पीछे देखेंगे, आपके पीछे वैसे ही सफ बनी होंगी। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। एक स्कूल में कॉन्सर्ट हो रहा होता है और आप कॉन्सर्ट के लिए जाके हाईएस्ट अथॉरिटी से बात करते हो, तो आपके ऑलरेडी पीछे जो है ना सफ़े बनी होंगी कि यार ये काम हम कब से करना चाह रहे थे, बस हमें पता नहीं था कैसे, तूने कर दिया, क्या बात है तेरी। तो द थिंग इज, चैलेंजेस हर किसी की जिंदगी में, हर किसी को अल्लाह ने इम्तिहान में डाला हुआ है।
अल्लाह ताला ये भी कहते हैं ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि अल्लाह एक जान पे उतना बोझ डाल ही नहीं सकता जितना वो बर्दाश्त ना करे। तो बस फिर जब आपके पास छोटे छोटे चैलेंजेस हैं उनको हमने अपोज करना है, बुराई को, जैसे मैं वो बेसिक हमारी सेंट्रल पिलर है पॉलिटिक्स का कि हमने बुराई को हाथ से रोकना है, नहीं रोक सकते तो जुबान से रोकना है, और उसको भी नहीं कर सकते तो उसको दिल में बुरा, एंड दैट इज द वीकेस्ट ऑफ फेथ। सो आई होप आपका जो क्वेश्चन है उसका मैंने आंसर दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है लास्ट अपनी। क्वेश्चन लेंगे उसामा का, और जिनके क्वेश्चंस नहीं ले सके या जिनकी कोई और question जो रह गए हैं, आप प्लीज़ फीडबैक फॉर्म में फिल कर दें। इंशाल्लाह वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाएं। जी उस्मा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा क्वेश्चन है सेल्फ डेफिनेशन के बारे में, कि आजकल वैसे बुक्स पढ़ने का बड़ा वो एक ट्रेंड चल पड़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी अच्छी बात है। लेकिन जो वेस्टर्न राइटर हैं वो काफ़ी इन्फ्लुएंस करते हैं किताब पढ़ते हुए, तो और उनकी बातें कॉन्ट्रडिक्ट कर जाती हैं इस्लामिक जो वैल्यूज़ हैं उनके साथ। तो इस चीज़ को कैसे हैंडल किया जाए किताब पढ़ते हुए? क्योंकि और बाज़ दफ़ा मैं ये भी देखता हूँ कि जो हमारी यंग जनरेशन है वो इस्लाम से दूर हो जाती है बुक्स पढ़ते हुए, उनके इन्फ्लुएंस के नीचे आके। तो इस चीज़ को कैसे हैंडल किया जाए? अच्छा, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये मैंने जैसे कहा कि इसकी रूट वहीं पे जाती है कि पहले कैपिटल, मतलब पहले इंसान जो है क्या कहते हैं अपना मतलब मेंटल कैपिटल बिल्ड करे। जब आप अल्लाह अज़्ज़ व जल की किताब और रसूलुल्लाह की सीरा को पढ़ लेंगे ना, हदीस को पढ़ लेंगे, तो आपको ये एक आपके पास ना तराजू आ जाएगा, आपके पास एक तोलने की मशीन आ जाएगी। तो आप उसमें जो भी इंफॉर्मेशन तोलेंगे ना, तो जो उसमें से अच्छी बात होगी आप निकाल लेंगे, जो अल्लाह अज़्ज़ व जल या रसूलुल्लाह ने जो भी हमें बताई है शरिया के खिलाफ बात होगी उसको आप निगलेक्ट कर देंगे, उसको आप हटा देंगे। अच्छी बात काफिर से भी लेनी चाहिए, यहाँ तक कि जो हम आयतल कुर्सी रात को सोने से पहले पढ़ते हैं, ये इसका ये तरीका भी जो था, ये अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु को शैतान इब्लीस ने बताया था। तो हदीस काफ़ी तवील है, उसका मैं मफहूम पेश करता हूँ कि अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु जो थे उनको अमीन बना के रसूलुल्लाह गए, और एक इंसान ने उनसे सामान लिया, जो रसूलुल्लाह जिस चीज़ का अमीन बना के गए थे उसमें से सामान ले लिया कुछ। तो वो चोरी करते पकड़ा गया। तो अबू हुरैरा ने उससे पूछा कि क्या कर रहे हो, तो उसने कहा कि मुझे ये दे दें, मैं आपको इसके बजाय ना एक और चीज़ बता देता हूँ। तो उन्होंने कहा क्या? उन्होंने कहा कि रात को सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ लीजिएगा, तो अल्लाह अज़्ज़ व जल आपके पास ना एक फरिश्ता सुबह तक, फजर तक तयन कर देंगे कि जो आपकी हिफाजत करेगा। ठीक हो गया। तो इससे बात, और जब ये रसूलुल्लाह से बात वेरीफाई हुई, रसूलुल्लाह ने कहा कि वो था तो शैतान लेकिन वो बात सच्ची कर गया। तो बात इसकी एक और एग्जांपल बदर में मिल जाती है। तीसरा जो कंडीशन थी वो ये थी कि जो कोई पढ़ने लिखने के काबिल है वो 10 मुसलमानों को पढ़ा दे, और जब उसका वक्त पूरा हो जाए 10 मुसलमान को पढ़ाने का तो वो जा सकता है। बदर में जो कैपिटल्स थे उनकी ये तीसरी रिक्वायरमेंट थी। तो इल्म, अब मुसलमान काफिरों से थोड़ी ना इल्म सीखेंगे अब, लेकिन जो उनके पास इल्म था उन्होंने वो सिखाया। इसी तरह हमारे ऊपर ये है कि जो हमने किसी से सीखना है ना, कोई भी काफिर है, कोई भी मुनाफिक है, कोई भी बंदा है, खैर की बात हमने पकड़नी है। सर साहिल की एक अगेन बात मैं बताता हूँ, उन्होंने बड़ी मजे की बात की थी कि आपके सामने जब कोई बंदा है ना, तो आपके दिमाग में पॉइंट आना चाहिए कि यार ये क्या सिखा के जाएगा मुझे, लेकिन उस सिखाने को फिर आपने डिटोलना भी है। उस सिखाने को आपने एक वेट मशीन, एक आपने तराजू में डालना है कि यार ये सही इंफॉर्मेशन भी है, ये अल्लाह अज़्ज़ व जल और रसूलुल्लाह के कवानीन के मुताबिक अलाइन भी कर रही है या नहीं। तो उसके लिए कुरान एंड सीरा ही है। तो जब इंसान कुरान एंड सीरा को अपने अंदर अंदर वो कर लेगा, संभाल लेगा। डॉक्टर इसरार की एक बात मैं यहाँ पे कोट करता हूँ, उन्होंने कहा कि जब कुरान एक इंसान के अंदर समा जाता है ना, अंदर चला जाता है, तो फिर उसका दिल जो है वो खुद डायरेक्ट करता है उसको कि क्या सही है क्या गलत है। यहाँ तक कि कुछ सहाबा जब रसूलुल्लाह पास आते थे तो कहते थे यार रसूलुल्लाह ये काम सही है, ये मतलब, रसूलुल्लाह ने कहा कि अपने दिल से पूछ लो, क्या तुम्हारा दिल तुम्हें नहीं बताता। तो वही वाली बात, कुरान एंड सीरा ही हल है।
आप कोई भी मसला निकालेंगे उसकी रूट वही निकलती है कि यार कुरान एंड सीरा। सो दैट वाज योर आंसर। आई होप मैंने आपके सवाल का सही जवाब दे दिया हो। जी। जज़ाकल्लाह खैर हाजिब फॉर दिस एनलाइटनिंग प्रेजेंटेशन। आप सबका भी बहुत शुक्रिया पार्टिसिपेशन के लिए। इंशाल्लाह डिस्कशन फोरम के अगले सेशन में मुलाकात होती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।